हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड देन हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 14 प्रिंसिपल्स के साथ जो फ्योल बाबा जी ने दिया था। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हु वॉज फ्योल। सो हेनरी फ्योल ना एक फ्रेंच इंजीनियर थे और एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंड इन्होंने ना ये 14 प्रिंसिपल्स अपने इस बुक में लिखी थी, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए इनके प्रिंसिपल्स समझते हैं, और वही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क के लिए ये सारे प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। देखिए, जब आप मैनेजमेंट कर रहे होते हो ना, तो आप क्या सोचते हो कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो किस चीज़ में ज़्यादा उनकी मास्टरी है, मतलब वो कौन से काम में एकदम बेस्ट हैं। ठीक है, हर एम्प्लॉय का ना आपको बेस्ट पता होना चाहिए कि भाई ये इस काम में बेस्ट है, ये इस काम में बेस्ट है। इससे होगा क्या ना कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। कैसे, लेकिन कैसे बढ़ेगा? तो देखिए, आप क्या कीजिए ना, पहले अपने काम को डिवाइड कर लीजिए एंड फिर वो काम आप उन्हीं एम्प्लॉयज़ को दीजिए जो उसमें एक्सपर्ट हो। जैसे कि प्रोडक्शन करना है तो आपको पहले से आइडिया है कि हाँ भाई, ये वाले एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, तो आप उन्हें प्रोडक्शन का काम दीजिए। तो आप डिवीज़न ऑफ वर्क कीजिए एंड देन देखिए कि कौन उसमें एकदम स्पेशलाइज्ड है, उसको वो काम दीजिए, तो हम बहुत जल्दी अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। ठीक है। सेकंड है अथॉरिटी, यानी कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है ना कि आप अगर किसी को कुछ पावर दे रहे हो कुछ करने का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने एक एम्प्लॉय को कहा कि भाई जाके रॉ मटेरियल्स लेके आओ, आपने उसे पावर तो दे दिया, राइट? सॉरी, आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना कि जाओ रॉ मटेरियल लेके आओ, आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन आपको उसे पावर भी देना पड़ेगा कि आप ऑफिस की कार लेके जाइए या ऑफिस की बाइक लेके जाइए, राइट? अगर आप सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो वो कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, जाके लाएगा कहाँ से? तो आपको ये दोनों देना पड़ेगा ना, उसको पावर भी दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। तो ये जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आप किसी को पावर दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो पावर भी दीजिए। लेकिन जब आप किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस एम्प्लॉय की पोस्ट क्या है, उसके पास कैसा नॉलेज है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसे एक्सपीरियंस भी है कि नहीं, वो काम बराबर कर पाता है कि नहीं, मतलब लीडरशिप की कला है कि नहीं, मैच्योर्ड है कि नहीं। क्लियर? तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। सो देखिए, अगर आपको अपने बिजनेस में एकदम अच्छे से स्मूथली गोल्स को अचीव करना है, एकदम प्रॉपर वे में गोल्स को अचीव करना है, तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन से हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, वो एकदम बढ़िया हो जाता है, जैसा होना चाहिए वैसा हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन मतलब होता क्या है? तो डिसिप्लिन मतलब कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन। ठीक है, और हर बिजनेस यूनिट में कुछ रूल्स और रेगुलेशन तो होने ही चाहिए, नहीं तो भाई सब बिगड़ जाएंगे। ठीक है, आपके भी घर में कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, तभी आप अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर किसी के लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे तो भाई फिर तो उसकी लाइफ ख़राब ही होने वाली है। तो हर जगह हमें रूल्स और रेगुलेशन बना के रखने पड़ेंगे, तो वही होता है डिसिप्लिन। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और मैनेजर्स उनसे आसानी से काम करवा पाते हैं। ठीक है, चौथा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। इम्पॉर्टेंट है ये भी। सो यूनिटी ऑफ कमांड, ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को, मतलब आपको बहुत सारे बॉसेस से नहीं उनको मिलाना है। मेरा मतलब ये है कि देखिए, एक एम्प्लॉय को ना एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसे बहुत सारे बॉसेस से ऑर्डर मिलने लगेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो काम
नहीं कर पाएगा सही तरीके से। सी एम्प्लॉयज़ कैनॉट फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, हैंस दिस प्रिंसिपल शोज़ दैट एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सिर्फ एक सुपीरियर से ही उन्हें ऑर्डर मिलना चाहिए, तभी वो सही तरीके से काम कर पाएंगे। अगर उन्हें बहुत सारे बॉसेस से आपने मिला दिया तो बहुत सारे बॉस उनको बहुत सारे ऑर्डर्स देंगे एंड एज अ रिज़ल्ट उनमें क्रिएट क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, ओके। पांचवा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि हम प्लानिंग करते हैं, राइट, और प्लानिंग करने के बाद हम सबको बता देते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, फिर काम होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि भाई सब प्लानिंग के हिसाब से तो चल रहा है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, और अगर कोई गलती यानी कोई डेविएशन मिलता है तो हम उसे सुधारते हैं। तो ये वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि डायरेक्शन दिखाने के लिए यानी गलतियों को सुधारने के लिए आपको ना एक स्पेशल ग्रुप बनाना है, आपको एक स्पेशल ग्रुप बनाना है, वही लोग डायरेक्शन दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, और वो जो ग्रुप है ना वो आपको सुपीरियर अथॉरिटी यानी कि टॉप लेवल में से ही आपको एक ग्रुप बनानी है कुछ लोगों की, एंड आपको बोल देना है कि आप ही लोग को डायरेक्शन का काम देखना है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ओके, तो ये वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि देखिए जब हम सब काम कर रहे हैं ना तो हमें अपना फ़ायदा नहीं देखना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देखना है। हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय को ना अपना फ़ायदा नहीं देखना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना है, उसे जनरल इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी एम्प्लॉय को कहा कि रॉ मटेरियल लेके आओ, तो उसके पास ऑप्शन आता है कि भाई मेरे तो चाचा का भी दुकान है रॉ मटेरियल का, तो क्या मैं वहाँ से लाऊं, फिर मैं उनकी नज़रों में बहुत अच्छा बन जाऊंगा। लेकिन फिर आपको याद आता है कि वो रॉ मटेरियल अच्छा नहीं बेचते हैं, मेरे बिज़नेस का नुकसान होगा, तो आप वहाँ नहीं जाते हो और कहीं और जाके लेके आ जाते हो। तो ये हम कह सकते हैं कि आपने इस प्रिंसिपल को माना है, राइट, क्योंकि आपने अपना इंटरेस्ट नहीं देखा, अपने बिजनेस का इंटरेस्ट देखा। क्लियर है, समझ आया। सेवेंथ प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, सिंपल कहूँ तो सैलरी, यानी कि वो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है रिटर्न जो एक एम्प्लॉय को मिलता है उसके सर्विसेज के बदले। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो भी रेम्यूनरेशन दे रहे हो ना अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सूटेबल होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। जितना वो काम कर रहे हैं आपको उतना उन्हें पैसा देना पड़ेगा, आइडल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सही से पैसे देते हो ना अपने एम्प्लॉयज़ को तो आपका रिश्ता उनसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब सारे एम्प्लॉयज़ की सेम एफिशिएंसी नहीं होती है, कोई बहुत अच्छे से काम करता है, कोई आलस लेता है, कोई पकोड़े खाने चला जाता है ना। तो जो जितना काम कर रहा है आपको उसको उतना ही पैसा देना है। इसके अलावा आप कुछ और काम कर सकते हो, प्रमोशन देना, बोनस देना, प्रॉफिट में शेयर देना, ऐसे ऐसे करके आप उन्हें थोड़ा खुश रख सकते हो। ठीक है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एट्थ है सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए आपको ना अपने बिजनेस में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है कि डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता क्या है, देखिए इफ़ पावर्स आर नॉट डेलीकेटेड इट इज़ सेंट्रलाइजेशन। अगर आपने अपने बिजनेस में हर एक इंसान को पावर नहीं दिया है, हर एक एम्प्लॉय को डिसीजन लेने का पावर नहीं दिया है, तो उसे कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। और अगर आपने हर एक एम्प्लॉय को डिसीजन लेने का पावर दिया है तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आपको पहले से ही ध्यान में रखना है कि हमें सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है कि डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है। नाइन्थ है स्केलर चेन। ओके, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस में एक चेन बना के रखना है, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक। ठीक है, एक चेन होना चाहिए और हर काम उसी चेन में होना चाहिए।
जैसे टॉप लेवल से मिडल लेवल, मिडल लेवल से बॉटम लेवल, या फिर बॉटम लेवल से मिडल लेवल, मिडल से टॉप लेवल। उस चेन को नहीं तोड़ना है आपको। क्लियर। 10th है ऑर्डर। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये दो चीज़ों पे भार देता है। पहला रॉ मटेरियल अरेंजमेंट, दूसरा सोशल अरेंजमेंट। देखिए जैसे हम रॉ मटेरियल को सही जगह पे लगाते हैं, उसी तरह से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी हमें सही प्लेस पे रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई सीए आया आपके बिज़नेस में काम करने के लिए एंड आपने उसे एक सिंपल एम्प्लॉय के रूप में रख लिया। नहीं, उसे सही पोजीशन दीजिए। ठीक है। 11th है इक्वालिटी। ठीक है। देखिए एम्प्लॉयज़ हमारे बिज़नेस का हिस्सा है। ठीक है। तो हमें ना उनसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम लेना है। हमें उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक नहीं करना है, हमें इंसानों जैसा ही सुलूक करना है, प्यार से, आराम से। ठीक है। उनसे काम लेना है, हमें एकदम इक्वालिटी रखनी है, सभी को एक जैसा ही ट्रीट करना है। मैनेजर को भी एम्प्लॉयज़ से अच्छे से बात करना चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ को भी मैनेजर्स से अच्छे से बात करना चाहिए। 12th है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल टेन्योर। देखिए अगर आपके बिज़नेस यूनिट में कोई परमानेंट एम्प्लॉय है, मतलब जो बहुत सालों से काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अगर आपके पास है ना, तो भाई साहब आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि वो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, स्टेबल एम्प्लॉयज़ है, वो बहुत सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो इसीलिए परमानेंट और स्टेबल एम्प्लॉयज़ को किसी भी बिज़नेस का असेट कहा गया है। ठीक है। वो एक संपत्ति होते हैं, हमारे एसेट होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको ना एम्प्लॉय को अपने बिज़नेस यूनिट में एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो रखना है, ताकि वो खुद को भी ग्रो कर सके एंड आपके बिज़नेस को भी ग्रो कर सके। ऐसा नहीं कि बार बार आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, कहीं और भेज रहे हो, वहाँ भेज रहे हो, वहाँ भेज रहे हो, नहीं, फिर उसका भी ग्रोथ नहीं होना है, आपका भी नहीं होगा। ठीक है। 13 प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। ओके। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक बिजनेसमैन को ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि सबको ऐसी फीलिंग आए कि हम भी आगे जाके कुछ बोले, हम भी अपने जो हमारे अंदर जो मन में हमारी बात है हम वो जाके बोलें। ठीक है। अब अगर हर एम्प्लॉय ऐसे अपनी बात बोलेगा, डिसीजंस बताएगा, तो क्या होगा, इससे और लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी और हम अपने गोल्स अच्छे से अचीव कर पाएंगे। राइट। 14th है एस्पिरिट दी कॉर्प्स। इट्स सिंपल। एस्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब होता है कि सबको ना मिलजुल के काम करना है, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, सबको एकदम एकता के साथ मिलजुल के परिवार जैसा काम करना है एंड बिजनेस के गोल्स को अचीव करना है। क्लियर। तो मैंने आपको ये 14 प्रिंसिपल समझा दिए, बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। पीटर एफ ड्रकर कौन थे भाई? तो पीटर एफ ड्रकर ना एक मैनेजर के लीडर तो थे, मतलब मैनेजमेंट के लीडर तो थे, इसके अलावा वो एक बहुत ही फेमस राइटर, फिलोसोफर और एजुकेटर भी थे। ठीक है। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था ना, ग्लोबलाइजेशन, तब ग्लोबल बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज आ गया था और उस समय पीटर एफ ड्रकर जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था मैनेजमेंट में। ठीक है। इन्होंने MBO दिया था, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और इसके अलावा इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन के भी प्रिंसिपल्स दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गए थे। इन्हीं सब कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये चैप्टर। ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग। सो अगर आपको कोई डाउट है, मेक श्योर टू कमेंट। अगर सब कुछ समझ आया है, मेक श्योर टू लाइक। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स या अपने ग्रुप में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।